तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। अगर आपने नहीं किया है फॉलो तो जल्दी से कर लो फॉलो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। और अगर आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक कर दिया, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपके साथ स्वागत के साथ मैं शुरू करता हूं आज का सेशन, और होगी आज के सेशन में आपके साथ बात। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं, जैसे कि सेशन में है ना कि आपको हम प्रीवियस ईयर के PYQs यानी PYQs का मीनिंग क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यानी पिछले वर्ष में आए प्रश्न पत्रों में आए प्रश्नों के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और आज सबसे पहले मैं आपको रीट, क्योंकि 26 सितंबर को रीट अनाउंस हो चुका है, तो आज मैं आपको रीट 2015 का ये पेपर कराने वाला हूँ। और इस रीट 2015 के सैम्पल पेपर में यानी प्रैक्टिस सेशन में जो मैं आज होगा, इसमें हम 2015 का रीट का कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे। सब लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार यस करें और जल्दी से मुझे आगे बताएं बढ़ कर के हाँ भाई आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही है, यस कि नो। जल्दी से मैं इंतजार करूंगा आपके क्वेश्चंस के, वेट करूंगा आपके प्रश्नों का। चलिए बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। और यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सवाल जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलो बिना किसी देरी के पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आया हुआ है रीट 2015 के मैथमेटिक्स के पेपर में कि दी गई आकृति में एंगल BAC आपको दिया है, दैट इज 30 डिग्री, और एंगल ABC दिया है आपको 50 डिग्री, तथा एंगल CDE बराबर 25 डिग्री है। तो एंगल AED का मान आपको बताना है। फिगर आपके सामने है और यहाँ पर आपको बता दें ये चित्र भी आपके सामने है, और मैं चाहूँगा आपका जवाब तेजी के साथ शुरू हो जाए आप, और ऐसे ना इट्स ओके। तो देखता हूँ आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। ऑल ऑफ यू आर रेडी ना? ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस, सभी लोग तैयार हैं इस विक्ट्री 1 3.0 में। और मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के। तो जल्दी से अपने आंसर को दीजिएगा और आंसर को बताइएगा सही सही जवाब। तो यहाँ पर आपने देखा और आपने समझा कि भाई अगर हम बात करते हैं इस कोण की, तो ABCD यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। तरीका नंबर 1 क्या है, शायद आपको प्रॉपर्टी पता हो, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अगर मैं इसको दो तरह से कर सकता हूँ, त्रिभुज की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कि ट्राइंगल का टोटल 180 होता है। या फिर नंबर 2 क्या है, हम त्रिभुज के दो अंत यानी आंतरिक कोणों का योग सम्मुख कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो दो अंतः कोणों का योग सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो देखते हैं इसको आखिर कैसे किया जाए। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को पढ़ता हूं तो समझना क्या है कि इस कोण का टोटल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वाले कोण का टोटल और इस वाले कोण का टोटल, इसके सम्मुख कोण से C, इसके बाह्य कोण के बराबर, यानी 50 + 30 80। तो इसके कोण कौन थे सामने वाले, A और B, तो 50 + 30 बराबर 80। अब इस वाले कोण की वो बात कर रहा है, तो इन दोनों कोणों का टोटल 80 और 25 यानी C और D का किसके बराबर है, इस E के सम्मुख कोण के। तो कितना हुआ, 80 + 25 बराबर 105 डिग्री। तो आप सिंपली तेवे में इस तरह से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। इज इट क्लियर? यस के नो? सभी लोगों को समझ में आ गया? कोई ऐसा मेरे साथ जिसको समझ में ना आया हो तो प्लीज लेट मी नो। आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सवाल और देखते हैं नया सवाल आपके समक्ष क्या है। ओके ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं। उम्मीद है आपका सवाल एकदम सही होगा और आप एकदम सही उत्तर देंगे। दूसरा सवाल आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, या आप इसको कैसे कर सकते थे, तरीका नंबर 2 भी बता देता हूँ।
आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो इस कोण का जोड़ो, इस कोण को जोड़ो, 50 30 80, ये कोण 100 डिग्री का। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग बात करोगे तो इस पर 180 का बनेगा, तो 100 का ये है तो 80 का ये आ जाएगा। तो आप 80 और 25 कितने होते हैं 105, ये कितने का हुआ 75 का। और एक सरल रेखा पर बने यानी रेखिक युग्म की बात करें, लीनियर पेयर की बात करें, तो ये कोण कितने का हो जाएगा 105 डिग्री का। 180 माइनस 75। इज इट क्लियर? समझ में आया? बहुत बढ़िया। बफरिंग कर रहा है अब तो एकदम सही चल रहा है, कोई बफरिंग नहीं है। देयर इज नो बफरिंग, इज एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग इज ओके। ओके चलिए एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। दो सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि एंगल ए ओ सी बराबर 50 डिग्री हो तो बी ओ सी का मान क्या होगा? सवाल आपके समक्ष है और उत्तर भी जबरदस्त होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब एकदम सही आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? प्लीज़ आप तेजी से बताने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? तेजी से दीजिएगा जवाब और पाएँ सवालों के जवाब एकदम करेक्ट, उत्तर आने चाहिए एकदम ज़बरदस्त। तो देखते हैं आपका जवाब क्या है। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपका जवाब मिल गया है मुझे तो मैं देख रहा हूँ एकदम सही है, सब कुछ बढ़िया है। जल्दी से दीजिएगा आंसर। आरती, तनुजा, आकांक्षा, रानी, आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों तक ये आभूषण का सिलसिला जारी रहे लगातार तेजी के साथ। तो यहाँ पर देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके मैं भी आपको बता देता हूँ, तब तक आप भी करें। आप शायद जानते होंगे और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि अगर दो समांतर रेखाएं, नहीं बात करेंगे, अगर मैं बात करूं दो रेखाओं की, ये दो रेखाएं हैं सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, जब वो एक दूसरे को काटती हैं तो उन पर बनने वाले कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। कौन से होते हैं? शीर्षाभिमुख। इनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, या आप कह सकते हैं इनको वर्टिकल अपोजिट भी बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट इनको बोला जाता है, यानी ये इसके अपोजिट है। इज इट क्लियर? तो अगर ये कोण 40 का है तो ये कोण भी 40 का होगा। और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है? ये कंप्लीट होता है 180 का, तो 180 में से 40 घटा दे तो 140 का ही है, तो 140 का ये भी होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर थी, सेम सिचुएशन यहाँ पर थी। बहुत बड़ी ऑप्शन मिला है मुझे। सेम सिचुएशन यहाँ पर थी, अगर ये 50 का है AOC तो भाई BODB तो कितने का होगा? आपने कहा ये भी 50 का होगा, और जब ये 50 का होगा तो ये कितने का? 130 का। और यही तो पूछ रहा था, ये भी 130 का। तो राइट ऑप्शन था डी। बहुत बढ़िया से उत्तर मिला है आप लोगों का, दैट्स वेरी नाइस। आपका जवाब बहुत ही बढ़िया है। एक और सवाल की तरफ मैं मूव करता हूँ। रीड 2015 में आए हुए इस प्रश्न पत्र पर एक और सवाल आपके सामने ये रहा। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा उसका परिमाप 46 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 17 मीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इज 46 मीटर्स। What will be the area of this form? 112 square meter, 120 square meter, 132 square meter या 289 square meter? Which one is the correct answer? तो चाहेंगे जवाब मिलेगा बिना किसी देरी के। ओके शुरू हो जाओ, तेजी के साथ दीजिएगा उत्तर। क्या मिलेगा आपका जवाब? मैं चाह रहा हूँ तेजी से आप बताएं मुझे। ओके आपके उत्तर मिलने लगे हैं, और एक सेकंड रुकिएगा, अभी मैं देखता हूँ उत्तर में क्या जवाब दिए जा रहे हैं आप। ओके बढ़िया। तो यहाँ पर जवाब क्या मिल रहा है? लेट्स सी, यहाँ पर जवाब क्या मिल रहा है आपका? मैं देख पा रहा हूँ आपका जवाब सी भी मिला है, डी भी मिला है। रक्षा कह रही है सी डी। गुड इवनिंग डॉली, कैसी हैं आप? तो यहाँ पर सी डी के रूप में आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। तो चलो समझते हैं सवाल का मीनिंग कैसे आप कर सकते हैं। देखिए एक आयताकार खेत है, ओके, ये हो गया आपका फील्ड। मैं इसको आयताकार बना देता हूँ ऐसे। ये इसका विकर्ण है जो कितना है? 17 मीटर का है। और इसका परिमाप क्या होता है? अगर ये ABCD है तो इसकी सारी भुजाओं का टोटल 46 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सभी जानते हैं, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं ABC से, तो ये ABC के लिए क्या है? हाइपोटेनियस है, कर्ण है। और अगर हम कर्ण की बात करते तो क्या होता है?
सपोज ये एल है, ये बी है, तो क्या होता है इसका कर्ण डायगोनल, आप कहेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर। साथ में उसने कहा कि इस खेत का जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है, वो कितना 46 है, और आयत का परिमाप तो ये होता है। तो मैंने यहाँ से L प्लस बी का वैल्यू निकाला 46/2, दूसरे डिवाइड कर दें 23। तो आपको दो इक्वेशन मिल गई यहाँ पर। एक इक्वेशन थी L प्लस बी इज इक्वल टू 23, और एक इक्वेशन आई L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। मैंने L प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, तो मुझे क्या वैल्यू प्राप्त हुई? आपने कहा L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2LB। आपको L प्लस बी का वैल्यू पता है 23, आपको L स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू पता है 17 का स्क्वायर प्लस 2LB। आपने इसको उधर भेजा तो क्या बना 2LB इज इक्वल टू 23 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 23 माइनस 17 और 23 प्लस 17। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, आप सभी जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 2LB, अब मैं LB का वैल्यू निकालता हूँ। 23 में से 17 गए 6 और 23 प्लस 17 40 अपॉन 2 120। और LB क्या होता है? वही तो एरिया होता है। तो अगर बेसिक ऑपरेशन आप लगाते हैं तो 120 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आता है। ये सिर्फ ये बेसिक से था। जब आप बेसिक की बात करते हैं, अगर आप बेसिक से क्वेश्चन को करते हैं तो आपको इस तरह से करना होता है। एक बार डॉली, एक बार आप इसको ध्यान से अपनी डेंसिटी को बढ़ा लीजिएगा। अगर लैपटॉप पर आप देख रहे हैं सभी लोग, तो आप इसको सेटिंग पर जाएं और इसकी डेंसिटी को 144 से बढ़ाकर 360 या 480 कर दें क्वालिटी को। अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो यहाँ कोने पर 3 बिंदु आपके मिलेंगे, आपको यहाँ पर 3 डॉट, उन पर क्लिक करें और जैसे आपको 3 डॉट मिल जाएं, यहाँ पर कोने पर 3 डॉट होंगे, उस पर क्लिक करें और वहाँ से अपनी आप जो क्वालिटी है उसको बढ़ाएं, तो ये एकदम सही दिखेगा। ओके, क्लियर है ना? वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझ आपको आ रही, दैट्स वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जवाब क्या था। ओके, सब समझ में आ रहा है। अभी आपको दिख गई होगी स्लाइड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब? ओके, तो चलो देखते हैं आगे आगे क्या मिलता है सवाल का जवाब। मैं अब इसको शॉर्ट में कैसे करें, अब देखो उसको मैं वाइट कलर से करके दिखाता हूँ आपको। अगर आपको पता होता कि ये एक आयत है, ये सेकंड वे है, अगर आपको पता है तो आप आसानी से सवाल कर लेंगे। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। आपने कहा ये इसका विकर्ण जो 17 का है, तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, कौन सा? ये वाला, ये 17 है। तो अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूं तो शायद आपको पता होगा ट्रिपलेट क्या कहता है? 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। यानी 8, 15 अगर उसकी भुजाएं होंगी तो उसका कर्ण 17 होगा। तो यानी ये भुजाएं 8 और 15 ऐसे ही बिना सॉल्यूशन के, येलो वाला सॉल्यूशन जो है इसके हो सकती थी, और 15, 8, 120 आप यहाँ पर कर सकते थे। तो आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप क्वेश्चन को करते कैसे हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव क्या होगा? तीसरी भुजा से छोटा, तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा के बराबर या तीसरी भुजा का आधा। ओके, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तेजी के साथ मिले उत्तर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन फिर से एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं क्योंकि ये रीट का है, पेपर में आया हुआ सवाल है। तो मैं चाहूँगा कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स इन ए ट्रायंगल विल ऑलवेज बी व्हाट? शायद आप बहुत अच्छे से बता पाएँ। इंतजार है मुझे आपके आंसर्स का, जल्दी से दीजिएगा जवाब, तभी तो बनेगी बात। भाई साहब ऐसे कहाँ बनेगी बात अगर आप नहीं देंगे जवाब, तो कैसे बन पाएगी बात? प्रश्न आपके सामने है, घबराहट किस बात की है? उत्तर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर उत्तर मिल रहे हैं मुझे तेजी के साथ। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं आपका जवाब क्या है। और ये आपका जवाब समय से नहीं आ रहा है। चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर देखता हूँ किस किस ने सही जवाब दिया। ओके, तो देखते हैं। किसी त्रिभुज में ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है इसको समझा देता हूँ मैं आपको पहले।
सपोज ये ए भुजा है, ये बी इसकी लेंथ और ये सी है। तो याद रखना त्रिभुज में हमेशा एक ट्रायंगल तभी पॉसिबल है, एक त्रिभुज का निर्माण तभी पॉसिबल है, यानी आप whenever you create or draw some triangle, it's possible if and only if उसकी दो छोटी भुजाओं का टोटल तीसरी भुजा से बड़ा होगा। उसकी दो भुजाओं का टोटल हमेशा तीसरी वाली जो सबसे बड़ी भुजा उससे बड़ा होगा तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा ओके एक मैं ट्रायंगल बनाना हूँ, बताता हूँ कि बनेगा कि नहीं बनेगा। 1 2 3 ये मैंने माप आपको दी 1 2 3। तो क्या इसका ट्रायंगल पॉसिबल होगा? तो देखते हैं यस के नो। इसकी दो छोटी भुजाएं कौन सी? 1 और 2। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ता हूँ, क्या ये 3 से बड़ा है? 3 से बड़ा है? गलत। तो इस माप का ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्लियर? हाँ, अगर ये ट्रायंगल आप ऐसे बनाते, मैं एक नया ट्रायंगल इधर बना देता हूँ। मैंने कहा 3 4 और 5, तो दो छोटी भुजाएं कौन सी? 3 और 4। तो 3 और 4 को जोड़ो, उनका टोटल बड़ी वाली भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 4 3 7 बड़ा है ना 5 से, तो इसका मतलब इस वाली नाप का ट्रायंगल बन जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? एक और लेते हैं। मैंने कहा 5 6 और 13, क्या इस माप का कोण बनाया जा सकता है? गुड इवनिंग, मैं अच्छा हूं नहीं। क्या इस माप का कोण बनाया जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? देख लो, क्योंकि दो छोटी भुजाएं 5 और 6, इन दोनों को जोड़ करके 13 से बड़ा होना चाहिए। तो 11 बड़ा है 13 से, आपने कर लो, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, ग्रेटर देन द थर्ड एज। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत दिया है। हाँ, तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर बी। बी किसी ने नहीं दिया है। गुड इवनिंग जूही, बी मिला है मुझे। आकांक्षा कुमारी और जूही ने मुझे बी ऑप्शन दिया। बहुत बढ़िया। एक और सवाल ये रहा, दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? The ratio of the volume of two cubes is 27:64. What will be the ratio of the area of its entire page? 3:8, 3:4, 9:16, 27:64। सवाल आपके सामने है और जवाब। गुड इवनिंग प्रियंका, कैसी हैं आप? और जवाब की प्रतीक्षा में मैं बैठा हूँ, तो जल्दी से दीजिएगा आपका जवाब क्या होगा। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके, सी ऑप्शन मिला है मुझे। तेजी, जूही ने बहुत तेजी से उत्तर दिया सी। ओके, बहुत बढ़िया। 5 का सी मुझे बताया जा रहा है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या होता है इस 5 के सी के लिए। तो दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है। इनके संपूर्ण पृष्ठ, अब देखो पहले समझो वॉल्यूम, ये क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? भुजा, यानी एज का क्यूब। तो मैंने माना यहाँ पर दो क्यूब हैं, क्यूब 1, क्यूब 2। तो पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा भाई? भुजा का वॉल्यूम। मैंने भुजा मानी A1 क्यूब, दूसरे वाला का हो गया A2 क्यूब। उसने कहा दोनों घनों के आयतन का अनुपात, तो आयतन क्या होता है? A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? 27/64। तो आपने क्या किया? हम किया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू व्हाट? 27/64 का क्यूब रूट, यानी 3/4। तो A1 अपॉन A2 का वैल्यू आपको पता लगा 3/4 है। अब उसने बोला संपूर्ण पृष्ठ, तो क्यूब 1 का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा भाई? आप सभी जानते हैं एक क्यूब में 6 फलक होती हैं, 6 फेसेस होते हैं, और 6 फेसेस का मतलब 6a², यानी 6a1²। इसका क्या होगा? 6a2²। यानी अगर मैं बात करूं किसकी?
समपूर्ण पृष्ठ की, तो 6a1 स्क्वायर अपॉन 6a2 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इससे कट गया a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर, और a1 अपॉन a2 कितना है 3/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/60। इज इट क्लियर? सभी दोस्तों को समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आया, बहुत ही अच्छा जवाब के लिए तालियां भाई, बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से आप लोग जवाब दे रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस एंड दैट्स वेरी कूल। अगर आप इस तरह से जवाब देते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपका उत्तर आता है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलो थोड़ा सा पैडागोगी का पोर्शन लेते हैं। तो गणित विज्ञान है किसका? स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, मानव जीवन का। 2015 का पेपर है और आप लोगों के सामने रखा हुआ, तो आप इजीली इसका हैंडल कर सकते हैं उत्तर। तो देखते हैं जवाब क्या। गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या फिर मानव जीवन का। तो यहाँ पर जवाब मिलने लगे हैं ऑप्शन नंबर ABCD के रॉप में। आप सोच रहे होंगे आपके उत्तर, और यहाँ पर उत्तर दिए जा रहे हैं। तो समझते हैं आखिरकार इसका मीनिंग। सबसे पहले जूही, प्रियंका, नेहा, सभी लोगों ने दे दिया, बहुत बढ़िया। समझते हैं, देखो ये जो गणित है ना, ये वर्ड मैथमेटिक्स इसका अंग्रेजी का है ना, ये मैथमेटिक्स से बना है गणित हिंदी में। और मैथमेटिक्स दो वर्डों का मिलन है, दैट इज मैंथानो प्लस लर्न। मैंथानो का मतलब होता है कैलकुलेशन, प्लस लर्न, और कैलकुलेशन को बोलते हैं गणना हिंदी में, और लर्न माने होता सीखना। तो इस गणित वर्ड का मतलब क्या हुआ? गणना प्लस सीखना। ओके, गणना सीखना। तो क्या मैं कह सकता हूं एक बात, क्या मैं एक बात कह सकता हूं कि गणित ऐसा विषय है जिसमें गणना सीखा जाता है। गणित एक ऐसा विषय जिसमें गणनाओं को करना सीखा जाता है। गणित में गणनाओं की प्रधानता होती है, और मैं ये भी तो कह सकता हूँ गणित गणनाओं का विज्ञान है। बात समझ में आ गई? तो राइट ऑप्शन आपने एकदम सही दिया, ऑप्शन नंबर सी, गणनाओं का। तो गणित गणनाओं का विज्ञान है। मैथमेटिक्स द साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चंद्रजीत जी कैसे हैं आप? नहीं चंद्रजीत जी, आपका कमेंट ही नहीं मुझे आया था। ऐसा कैसे हो जाएगा, हम आपका कमेंट नहीं लेंगे? आपका कमेंट ही पहली बार आया है। ओके चंद्रजीत, स्वागत है आपका। ओके, आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डी रक्षा, बहुत बढ़िया आपका जवाब। तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? मैथमेटिक्स इज ए मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हु सेड दिस स्टेटमेंट? ये रीड 2015 का एक और सवाल आपके समक्ष है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, कथन किसने कहा था, ये आपको बताना है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब बहुत अच्छे से देंगे। ओके ओके ओके, वो चूक गया होगा मुझसे चंद्रजीत जी। मैं अच्छा हूँ प्रियंका। तो जवाब दीजिएगा, क्या मिलता है आपका आंसर? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण, ये कथन किसने कहा? हु सेड दिस? मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर फिर से सी ऑप्शन लॉक मुझे आंसर मिला है, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सब लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है। चलो मैं आपको एक जादू तरीका बताता हूँ इनको समझने का। आपके सबके जवाब गलत हैं, सिर्फ एक जवाब सही मिला है, दैट इज बी, यानी गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण, ये हॉगविन साहब ने कहा था। मैं इसको थोड़ा सा आपको आसान बना देता हूँ। तो इनकी कीज हैं, जैसे बेकन है ना, बेकन का है कुंजी, हॉगविन का है दर्पण, लॉक का है तर्क, और डडन की है शक्ति। ठीक है ना? चलो, हॉगविन अपना दर्पण लेकर के बेकन की कुंजी के साथ तर्क लगाकर लॉक को खोलने में शक्ति से डटा रहा। ठीक है? बेकन की कुंजी, लॉक का तर्क, हॉगवेन का दर्पण, डटन की शक्ति। तो बेकन
हॉगवेन अपना दर्पण लेकर बेकन के साथ कुंजी को लेकर तर्क के साथ लॉक को पूर्ण शक्ति से खोलने के लिए डटा रहा। ये सारे वर्ड्स आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेट कर जाते हैं। तो आपको छोटे छोटे से वर्ड याद रखने हैं। बेकन की कुंजी, जहाँ कुंजी मिलेगी वहाँ पर बेकन है। तो बेकन की डेफिनेशन क्या है? गणित सभी गणित साइंस का सिंह द्वार और कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। हॉगवेन का है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। लॉक का है गणित वह विषय है जिससे बालक के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। और डटन का मतलब क्या है? गणित पढ़ने से ज्ञान नहीं वरन शक्ति प्रदान करने का साधन है। इज इट क्लियर? तो ये चारों डेफिनेशन आप इस तरह से याद भी कर सकते हैं। याद रहेगा? तो ये चारों डेफिनेशन आपको इस तरह से याद करनी है। मे भी पॉसिबल है कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी। एक और सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट फ्रॉम गिवन दैट। तो मुझे उम्मीद है आपका जवाब जरूर सही मिलेगा। ओके, यस, कौन सा सही है ये आपको बताना, ए बी सी या डी। और इसके उत्तर आपके आने लगे बहुत तेजी से साथ। सी को लॉक किया जाए। ओके, प्रतीक आ चुके हैं। आज कौन बनेगा मास्टर नहीं हम चला रहे हैं, क्योंकि उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा श्रम परिश्रम मेहनत लगती है, वो बहुत देर में। सी, उप्स सॉरी। ओके, देखो समझने की, सही पूछा था भाई। आप सभी जानते हैं a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है। ये तो बड़ा कर दिया, गलत है, ये तो वैसे ही गलत लिख दिए। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। बड़ा सिंपल सवाल था, क्योंकि जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं? पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस दोनों की गुणाओं का डबल। और यही तो लिखा, बस टर्म्स को उसने आगे पीछे कर दिया था। सवाल तो वही था ना। बहुत बढ़िया जवाब, यस, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, चलो। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल? तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक, कल्चरल, सोशल, रिलीजियस या मेंटल? ये सारे प्रश्न आपको 2015 के प्रश्न पत्र में पूछे जा चुके हैं। तो आप सब लोग तैयार रहिएगा इन प्रश्न पत्र के सवालों को करने के लिए, और आसानी के साथ आप इन सवालों को कर पाएंगे। ओके, डन। तो क्या जवाब मिलता है आपका? देखते हैं आपका जवाब सबसे पहले क्या आता है। डी ऑप्शन यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए, प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर जब आप बालक को भेजते हैं ना पढ़ाने के लिए, तो वहाँ सिर्फ एक बात होती है कि जा बेटा, जा भैया, जा मेरे यारा जा, और गणित को मानसिक रूप से पढ़ के आ। यानी आपको जब भी गणित को पढ़ाना होगा, इसका मतलब है मानसिक रूप से आप उसको पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखिएगा, प्राइमरी लेवल पर हमेशा गणित को मानसिक रूप से पढ़ाया जाता है। याद रहेगा, कोई भूलेगा तो नहीं इस बात को। मानसिक रूप से पढ़ाया जाता है गणित। इस बात को समझ रहे हैं सब लोग आप कि नहीं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग समझ रहे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताते रहा करो भाई आप लोग। ओके, वेरी गुड, बढ़िया। तो मानसिक रूप से गणित को पढ़ाने के लिए बालक को कक्षा 1 से 5 तक भेजा जाता है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक बालक को व्यवहारिक यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, व्यवहारिक रूप से। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? समझ में आया? एक और सवाल लेते हैं फिर। तो ये रहा मनुष्य के, देखो कितना आसान 2015 का पेपर था, लेकिन आप जैसे जैसे इसको लेकर आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे
ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा। 2015 में लेवल कुछ और था, 2016 में लेवल कुछ और हो गया, 2018 में लेवल कुछ और हो गया, 2017 में लेवल कुछ और था। हर बार लेवल जो है वो लगातार बदलता रहता है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर हमेशा लेवल हमेशा चेंज होता रहता है और अब जो है लेवल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस लेवल। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है नए प्रश्न का। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह कौन सी है? सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या आर्थिक? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ABCD के रूप में आपके आंसर मुझे मिलने चाहिए। कौन सा उपयोग होता है सबसे ज़्यादा, आपको ये मुझे बताना है। तो देखते हैं A, B, C या D, सबसे ज़्यादा कहाँ प्रयोग करते हो? D को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, ऐसा कहा है प्रतीक? नहीं, जूही ने B कहा है, 10 का B, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से यूज किया जाता है। 10 का D, B और D आर्थिक। देखो समझो, इस जमाने में चाहे वो छोटा है, मोटा है, पतला है, ऊंचा है, लंबा है, नाटा है, समाज में रहता है, समाज के बाहर रहता है, गरीब है या अमीर है, सब्जी वाला है, ठेले वाला है, जूते वाला है, लॉयर है, सुनार है, कुछ भी है, तो ये आर्थिक रूप से हर एक व्यक्ति समाज का हमेशा गणित का प्रयोग करता है। कोई सब्जी वाला आपको सब्जी देगा तो हिसाब पैसे का जोड़ेगा ना, कोई आपको ठेले वाले सामान करेगा, मजदूरी करेगा, पैसे बताएगा ना, इतने घंटे का हो गया। कोई दुकानदार है वो आपको दुकान देगा, फल वाला है फल देगा तो आपको पैसे बताएगा, तोल के कितने हो गए। तो यानी हर जगह, हर किसी स्थिति में आपको आर्थिक रूप से गणित को प्रयोग करने का मौका मिलता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? आर्थिक। बहुत बढ़िया जवाब। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है आपको बताना है। तो मैं चाहूँगा और लाइक वाइक करते रहो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पिन भी कर दिया गया है। टेलीग्राम से जुड़ते चलो और आगे बढ़ते चलो। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता आपको बतानी है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, वैधता यानी वैलिडेट या वैलिडनेस, वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, और डी यानी ये सभी। हेलो कल्पना, कैसी हैं आप? तो यहाँ पर डी को लॉक कराया जा रहा है, सभी लोग डी को बोल रहे हैं। मैं फिर बात करूंगा आपसे, मैंने पूछा है सर्वाधिक, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनमें से महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट तो सारी ही हैं, लेकिन सब में मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी विशेषता, ये आपको तो कोई एक होगा। अगर मैं इनमें से कोई एक चुनूँ, ये सभी उत्तर नहीं है, अगर मैं बोलूँ इन तीनों में से कोई एक चुनो तो कौन सा आप चुनोगे? तो यहाँ पर ऑप्शन मिला है, सुभाष चंद्रा कह रहे हैं बी ऑप्शन होना चाहिए। ए विश्वसनीयता, अजय ने कहा विश्वसनीयता। आप लोग क्या कहते हैं? सबने विश्वसनीयता को चुना है, चलो बता देते हैं। हाँ देखिए समझिएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलो कंप्यूटर जी, ए को लॉक करने की बात हो रही, लेकिन आपको समझा दूंगा, याद रखना एक क्वेश्चन हमेशा आपको यहाँ से मिलेगा और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं विश्वसनीयता के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि एक प्रश्न यानी एक परीक्षा अपनी विश्वसनीयता खो देती है अगर एक बार रिजल्ट आउट होने के बाद उसमें परिवर्तन होना संभव हो। मतलब क्या हुआ? एक बार रिजल्ट आउट हो गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, वही विश्वसनीयता है। या आप कह सकते हैं ये हमारे टिल्लू भैया थे, टिल्लू भैया ने पेपर दिया और उनकी शीट की मैंने 3 फोटोकॉपी और कराई और ये 4 कॉपी होगी ना, 4 अलग अलग टीचर्स को चेक करने के लिए दे दी। ओके, अब टीचर्स ने टिल्लू को सभी ने 5 में से 10 में से 5, 10 में से 5, 10 में से 5, 10 में से 5 नंबर दिए सभी ने। तो यानी ये परीक्षा वैध है। जब एक बालक की कॉपी को, हाँ जूनियर का भी कराऊंगा प्रियंका, जब एक, हाँ बिल्कुल नहीं, हाँ जब एक बालक की कॉपी को बहुत सारे टीचर चेक करें और उसमें कोई बदलाव ना आए, वही विश्वसनीयता है। अगर उसमें बदलाव आ गए तो विश्वसनीयता खो जाएगी। ठीक है, तो यानी एक परीक्षा विश्वसनीय तब तक ही है जब उसका परिणाम किसी भी परिस्थिति में ना बदले।
A particular examination is reliable if the result of that examination or cannot be changed in any condition. Okay, बात समझ में आई? Very good. बात करते हैं वस्तुनिष्ठता की, that is objectivity. इसका मीनिंग क्या है? ये वस्तुनिष्ठता एक ऐसा गुण है जिस पर किसी भी शिक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता। कोई टीचर व्यक्तिगत रूप से इस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। जैसे अगर मैं इन कॉपीज़ को अलग अलग देता, तो अगर ये टिल्लू इन मास्टर जी का बहुत प्रिय शिष्य होता तो ये 8 नंबर दे देते इसको 10 में से, ये इसका दुश्मन होता ये इसको 4 नंबर दे देते, ये 5 दे देते, ये 7 दे देते। तो यानी हर एक स्थिति में आपका आंसर जो था वो रिजल्ट बदल रहा है। तो परीक्षा का वस्तुनिष्ठता होना क्या है कि कोई भी टीचर चेक करे, कोई भी व्यक्ति चेक करे, उसका उत्तर ना बदले, सभी परिस्थितियों में उसको समान अंक प्राप्त हो जाएं और वो एकदम किसी व्यक्तिगत प्रभाव के कारण प्रभावित ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, जो परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी वो विश्वसनीय भी होगी। इस बात से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं ना कि जो परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी वो विश्वसनीय भी होगी। बात समझ में आई? क्लियर है? अब बात करते हैं वैधता क्या है। इस वैधता को भी समझ लो भाई। देखो, ये मत समझना है कि ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन ये आया हुआ भी आ भी सकते हैं, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं वैधता। वैधता का मतलब ये है कि जिस परीक्षण को जिसके लिए बनाया गया है वो उसी को मापे और कुछ नहीं। पर्टिकुलरली डिजाइन है वो किसके लिए? किसी पर्टिकुलर एग्जाम को चेक करने के लिए, तो वो उसी को मापे, उससे ज़्यादा कुछ ना करे। ठीक है? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, इसको आप दूसरे वर्ड में समझ सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस। जैसे आपको मैंने एग्जांपल देता हूँ, आप रीड का पेपर करने गए, कितने क्वेश्चन आते हैं? 150। कोई प्रॉब्लम नहीं। 150 के 150 कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और उनकी आंसर की भी पहले से पता होती है। तो 150 क्वेश्चन थे, अब परीक्षा ऑब्जेक्टिव है, तो यानी रिलायबल तो वो अपने आप हो गई। ये बात समझ में आ गई भाई? ऑब्जेक्टिव है तो रिलायबल तो वो खुद पे खुद हो गई, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं? रिलायबल होते हैं। लेकिन हुआ क्या, इस रीट की परीक्षा में 15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस चले गए। तो आप क्या करेंगे? आप सीधे कोर्ट जाएंगे ना? आप सीधे कहाँ जाएंगे? आप कोर्ट जाएंगे और बोलेंगे इस परीक्षा को खत्म कराओ, स्थगित कराओ, इसको रोको। क्यों? क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन वैलिड ही नहीं थे। समझ रहे हो बात को? जबकि परीक्षा ऑब्जेक्टिव है परीक्षा, ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर है, उसके अंदर रिलायबिलिटी भी है, लेकिन उसके अंदर वैलिडनेस नहीं है। तो यानी अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूँ तो उसका वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा विश्वसनीयता हो सकती है, परीक्षा वस्तुनिष्ठ हो सकती है, लेकिन अगर वो वैलिड नहीं है तो उसका विश्वसनीयता और वैधता बेकार है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही गलत आ गए। बात समझ रहे हो? तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर किसी परीक्षण की वैधता है। हालांकि वैध जब होगी जब वस्तुनिष्ठ, हालांकि सभी आपस में कोरिलेट करते हैं, इसलिए मैंने सारे आपको बता दिए हैं। एक और सवाल लेता हूँ, दीजिएगा उसका भी जवाब। बड़ा आसान सा सवाल, इसका तो जवाब दे देंगे आप। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, या डी ये सभी। कंफर्म हो गया? बहुत बढ़िया। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? और आपने कहा 12 के डी को लॉक किया जाए। ओके, कंप्यूटर जी से मैं बोलता हूं, अभी लॉक करेंगे। कंप्यूटर महोदय, लॉक किया जाए। ओके, अभी लॉक करते हैं। सबने कहा डी। बहुत ही खूबसूरत जवाब मिला है। क्यों? प्लानिंग, लेसन प्लान बनाता है ना टीचर, उसके बाद मार्गदर्शन, गाइडेंस देते हैं कि नहीं देते हैं, बेटा तुम ये मत करो, ये करो, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। टीचिंग तो उनका बेस्ट जॉब है ये। लेकिन ये जो बजटिंग है ये मास्टर का काम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है।
ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, क्योंकि किसी भी स्कूल का बजट बनाना उसके प्रिंसिपल और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसके मैनेजमेंट कमेटी के अंडर में होता है, ना कि उस टीचर के अंडर में होता है ना। तो राइट ऑप्शन था ऑफ 12 का ए। योजना नहीं बनाता, योजना का मतलब लेसन प्लान, लेसन प्लानिंग तो करता है ना, यूनिट प्लान भी बनाता है, लेसन प्लान भी बनाता है, लेकिन वो बजट नहीं बनाता। ओके, एक और सवाल लेते हैं फिर। ये रहा, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, सर्वाधिक ही अच्छा प्रश्न था। जो रीट में जो अच्छे प्रश्न आए हैं वो काफी बढ़िया है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? ए प्रक्षेपित, यानी अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित या इनमें से कोई नहीं। द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल इज, दैट इज अप्रक्षेपित। इसको आप नॉन प्रोजेक्टिव भी बोल सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रोजेक्टेड और नन ऑफ दीज। इनमें से आपको कौन सा सही लगता है कि कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे ज़्यादा अच्छी और बेटर है? तो दीजिएगा जवाब, आपके समक्ष है और मैं चाहूँगा आपका जवाब मुझे मिले तेजी के साथ। तो जल्दी जल्दी से शुरू हो जाओ और आंसर बताओ तेजी के साथ। और यहाँ पर जवाब का सिलसिला शुरू होने चला है, और चलो जब तक मैं आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या। देखिए, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री, तो जो TLM है ना दोस्तों, TLM बोलते हैं इनको, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये दो तरह से होते हैं, दो तरह के होते हैं। नंबर एक, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन, और दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ये तीन तरह की होती है। आप देखेंगे, पहला होता है श्रव्य, अब आपको याद आ जाएगा, श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य। शिक्षण सामग्री। और प्रस्तुतिकरण के आधार पर दो होती हैं, एक होती है प्रक्षेपित, एक होती है अप्रक्षेपित। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो श्रव्य को बोलते हैं ऑडियो, इसको बोलते हैं वीडियो, इसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल। और प्रस्तुतिकरण की बात अगर हम करते हैं तो प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित, यानी प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। ओके, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। अब ये होती क्या है? प्रक्षेपित के बारे में सुन लो, ऐसी टीचिंग मटेरियल जो प्रोजेक्ट हो, जिनमें आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा लें। क्या लें? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सहारा आप लें। जिन में आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा लेते हैं, उन शिक्षण सामग्रियों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है प्रक्षेपित, प्रोजेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टर, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर। ये सब क्या है? OHP, ये सब क्या है? प्रक्षेपित है। और ऐसी TLM जिनको प्रस्तुत करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज नहीं करना पड़ता, जैसे चार्ट, ब्लैक बोर्ड, यानी इसको व्हाइट बोर्ड बोल सकते हैं, रजिस्टर्स, ये सब इसमें आते हैं। श्रव्य आप जानते हैं, जिनसे सब सुन सकते हैं, जैसे रेडियो, जिसमें देख सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर। और श्रव्य दोनों काम होते हैं, देख भी सकते हो, ये दृश्य में आप इसको OHP भी लिख सकते हैं। तो इनको इस तरह से बांटा गया। इसमें भी दो कैटेगरी हैं कि एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जिनसे बच्चा सीधा इंटरेक्ट करता है, जैसे श्रव्य वाला सिर्फ सुनता है, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता। जहाँ पर वो सीधा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसलिए मैंने कंप्लीट TLM को आपको समझा दिया है। मे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये TLM को कैसे बांटा गया, तो उसका मतलब समझ में आया ना। क्योंकि डिटेल स्टडी आपको हमेशा फ़ायदा करती है। अगर आप डिटेल स्टडी करेंगे तो यू विल गेट द गुड मार्क्स, अदरवाइज यू नो बेटर। ओके, बात समझ में आ गई?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया। तो ये आपको टीएलएम भी समझ में आ गए कि टीएलएम कौन कौन से होते हैं। इसको बोलते हैं शिक्षण अधिगम शिक्षण सामग्रियां। एक और सवाल लिया जाए, चलो एक और, ये रहा। संख्या 3 टू दी पावर 98 को 5 से भाग देने पर क्या शेष रहता है? देखते हैं जवाब। 1, 2, 3 और 4। संख्या 3 टू दी पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, ये आपको बताना है। ओके, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। 3 टू दी पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो बहुत सिंपल सवाल है और मैं चाहूंगा जवाब मिले। इस सवाल को करने के आप दो तरीके अपनाते हैं। तरीका नंबर 1, आप यूनिट प्लान मेथड अपनाते हैं, यूनिट फाइंड आउट यूनिट प्लेस, और आप एक रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन मैं आपसे हमेशा एक बात कहूंगा, आप 3 टू दी 98 निकालने के लिए जब पावर में आप करते हैं तो आप हमेशा इस वाले मेथड को ना अपनाएं, ये आपका आंसर गलत भी ला सकता है। तो हमेशा रिमाइंडर थ्योरम को आप कोशिश करें अपनाने की। ओके, हमेशा रिमाइंडर थ्योरम को अपनाने की कोशिश करें। वो रिमाइंडर थ्योरम क्या, समझ लो। संख्या है 3 टू दी पावर 98 अपॉन 5। तो क्या करते हैं आप, 3 टू दी पावर 98 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, आप इस वाली पावर से ऐसा वैल्यू निकालेंगे जिसमें 5 से भाग करने पर या तो प्लस का 1 या माइनस का 1 बन जाए। जैसे मैंने 3 का पावर 2 यहाँ से बाहर निकाला, ये क्या बचा 49, जो 98 होगा अपॉन 5। 3 की पावर 9, 3 3 9 की पावर 49/5। जब 5 से आप उसको डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 10 ज़्यादा हो गया 9 से, तो माइनस का 1 की पावर 49/5। और -1 की पावर ऑड नंबर है तो इट ऑलवेज भी -1/5। तो माइनस कभी भी रिमाइंडर नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो नीचे वाले से उसको घटा दो तो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा 4। हो सकता है ये तरीका आपको बहुत लोगों को ना पता हो। इट मे बी पॉसिबल कि बहुत सारे लोगों को तरीका ना पता हो कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे वर्कआउट करता है। अगर आपको नहीं पता है तो चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपको एक सेशन में रिमाइंडर थ्योरम से कैसे सॉल्व किए जाते हैं मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने रख दूंगा। ओके, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे कि आपको रिमाइंडर थ्योरम से सवाल करने नहीं आते हैं या बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो जस्ट पुट ए कमेंट इन द चैट बॉक्स, देन आई विल डू। मैं पूरा एक्सरसाइज, पूरा सेशन आपके लिए ले लूँगा। ओके, समझ में आ गया तो आगे बढ़ें, एक और सवाल की बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको समझ में आ गया तो हियर वी गो विद द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है 4 - 2 - 9 टू द पावर 0 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट। इसको भी देखते हैं क्या मिलता है आपका जवाब। 4 - 2 - 9 टू द पावर 0 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट। तेजी से दीजिएगा जवाब। और डेली 5 बजे क्लास होगा तो आप डेली इस तरह के बेहतरीन सेशन को लेकर जुड़ सकते हैं। करा दें? ओके, प्रियंका ने कहा एक एक्सरसाइज करा दें। तो प्रियंका हम एक काम करते हैं, आज हम इसको कराते हैं, कल इसका बचे हुए 15 क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन का आता है ना पेपर, कल इसके 15 क्वेश्चन और कराते हैं और नेक्स्ट डे हम रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ा देंगे। क्लियर? आपको जरूर पढ़ाएंगे हम, टेंशन ना लीजिएगा। सवाल आपके सामने था, जवाब चाहूँगा तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है मुझे। तो जवाब तो आप देंगे, मैं तो सिर्फ आपसे पूछूंगा आपका जवाब क्या होगा। देखते हैं 4 - 2 - 9 टू द पावर 0। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे 4 माइनस, अब देखो ये लिखा 2 - 9 टू द पावर 0 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो ये क्या लिखा है 2 - 9 टू द पावर 0। तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है। और ये मैंने बताया भी क्यों होता है, मैं भी बता देता हूँ। तो 4, ये क्या हुआ 4 माइनस का 1 प्लस का 9, जब 1 का डिवाइड किया तो 9 ही रहा, और प्लस का 3, तो कितना बना 4 और 9 13 और 3 16 माइनस का 1 बराबर 15। अच्छा, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये बराबर होता है 1 की पावर 0 1 क्यों होता है, उसको भी समझ लो। देखिए
मैंने कहा a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो मैंने लिखा a की पावर p माइनस पी, क्योंकि अगर मैं p में से p को घटाऊंगा तो क्या है 0 आएगा ना, या मैं q में से q घटाऊंगा तब भी सेम डिजिट को आपस में घटाने पर 0 मिलेगा। तो मैंने लिखा a टू दी पावर p माइनस पी, 0 की जगह बराबर 1। अकॉर्डिंग टू रूल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a की पावर p मल्टीप्लाई a की पावर माइनस p, और अगर पावर माइनस में तो नीचे जाकर किसकी हो जाती है प्लस की, और a की पावर p से a की पावर p को डिवाइड करोगे इट विल गिव यू 1। क्लियर है? तो इसलिए किसी भी संख्या की पावर अगर आप करते हैं 0 तो वो 1 की होता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी नाइस, आपको बहुत अच्छे समझ में आया है। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड हैव ए नाइस डे गाइज। शुक्रिया मुझसे जुड़ने का और यहाँ पर अपना समय देने के लिए, थैंक यू।